जरा सोचिए कि आपका बड़ा भाई एक एसएसएस ग्रेड का स्वॉर्ड इमोर्टल हो, आपकी बड़ी बहन एक एस ग्रेड की सेंट हो, और जब आपकी बारी आए तो आपको मिले दुनिया का सबसे बेकार और अजीब क्लास, जिसे सब थीफ यानी एक चोर कहें। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे कहानी के हीरो जियांग चेन के साथ। जियांग फैमिली के लोग तो इतने जालिम निकले कि उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे खानदान में तीसरा बच्चा पैदा ही नहीं होना चाहिए था। उसी रात को पूरी फैमिली की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि नॉर्थ बॉर्डर पर मॉन्स्टर्स का एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला था, जिसे रोकने के लिए किसी जिंदा इंसान की कुर्बानी देनी थी। अब ऐसे में पूरी फैमिली की नजरें हमारे हीरो पर आकर टिक गईं। उन्होंने कहा कि ये बेकार चोर ही इस कुर्बानी के लिए सबसे सही रहेगा। उन्होंने जियांग चेन को बांधा और सीधे उस खतरनाक खाई में फेंक दिया, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन उन बेवकूफों को यह बिल्कुल नहीं पता था कि जैसे ही उस खाई के सबसे बड़े मॉन्स्टर किंग ने जियांग चेन को छुआ, वैसे ही उसका थीफ सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सिस्टम ने उसे बताया कि टारगेट के पास एसएसएस ग्रेड का केओस डेवरिंग टैलेंट है, क्या इसे चुराना है? जियांग चेन ने बिना एक सेकंड गंवाए कहा, हाँ बिल्कुल चुरा लो। चलिए कहानी को थोड़ा शुरू से समझते हैं। जियांग फैमिली के बड़े बेटे को जब एसएसएस ग्रेड का टैलेंट मिला तो पूरे खानदान में खुशियां मनाई जा रही थीं। पिता गर्व से कह रहे थे कि अब जियांग फैमिली को कोई छू भी नहीं सकता। जब बेटी को एस ग्रेड का टैलेंट मिला तो सबने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। जियांग चेन तो बस मन में यही सोच रहा था कि मुझे कोई बड़ा ग्रेड नहीं, बस एक नॉर्मल बी या सी ग्रेड भी मिल जाए तो बहुत है, ताकि मैं अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण न बनूं। लेकिन जब अगले कैंडिडेट के रूप में जियांग चेन का नाम पुकारा गया तो पूरी दुनिया हिल गई। उसका क्लास था एक चोर, जो कि इस दुनिया का सबसे घटिया और नीचे दर्जे का क्लास माना जाता है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये भी कोई क्लास होता है, ये तो मिनिमम स्टैंडर्ड से भी बहुत नीचे है। जियांग फैमिली के चीफ ने तुरंत कह दिया कि चलो सब लोग यहाँ से हटो, जियांग खानदान में एक बिल्कुल बेकार लड़का पैदा हुआ है। उसी वक्त खबर आई कि नॉर्थ बॉर्डर की उस खतरनाक खाई को अब संभालना मुश्किल हो रहा है। पुरानी किताबों में लिखा था कि हर 100 साल में एक अवेकनर की कुर्बानी देकर ही उस मॉन्स्टर किंग के गुस्से को शांत किया जा सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो एक मासूम की जान लेने जैसा है, लेकिन चीफ ने चालाकी से जवाब दिया कि एक बेकार चोर की जान के बदले अगर पूरी जियांग फैमिली को 100 साल की शांति मिलती है तो ये घाटा का सौदा नहीं है। बाकी लोग भी चीफ की हाँ में हाँ मिलाने लगे कि किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, और ये तीसरा बेटा वैसे भी किसी काम का नहीं है। जियांग चेन को जब उस खाई में फेंका जा रहा था तो एक छोटी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि क्या अंकल कभी वापस आएंगे, तो माँ ने बिटर टोन में कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगा, उसे भूल जाओ। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब जियांग चेन उस खाई के अंदर गिरता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर किंग के कांटेक्ट में आता है, उसका थीफ सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि सामने वाले के पास एसएसएस ग्रेड का केओस डेवरिंग टैलेंट है और पूछता है कि क्या इसे चुराना है। जियांग चेन चिल्लाकर कहता है, हाँ बिल्कुल चुरा लो। चोरी कामयाब होती है और वो गॉड लेवल टैलेंट जियांग चेन का हो जाता है। इतना ही नहीं, टच बने रहने की वजह से सिस्टम एक और धमाकेदार चीज डिटेक्ट करता है, जो कि एसएसएस ग्रेड की इमॉर्टल डेसोलेट बॉडी थी। जियांग चेन उसे भी चुरा लेता है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर किंग की सबसे बड़ी ताकत यानी ऑल बीस्ट डोमिनेशन को भी अपने नाम कर लेता है। जिस प्राचीन मॉन्स्टर ने 10,000 सालों तक तपस्या करके ये गॉड लेवल बॉडी बनाई थी, वो पूरी तरह से जियांग चेन की गुलाम बन चुकी थी। जियांग चेन को एक पैसिव एबिलिटी भी मिलती है, जिससे वो किसी भी खतरे को पहले ही भांप सकता था। जब सिस्टम उसकी नई पावर्स को इवैल्यूएट करने की कोशिश करता है तो डेटा इतना बड़ा होता है कि सिस्टम भी क्रैश होने की कगार पर आ जाता है। उसे पता चलता है कि ये थीफ क्लास इस पूरी दुनिया में इकलौता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और जिसका कोई लेवल कैप नहीं है। जियांग चेन हंसते हुए सोचता है कि तुम सबने मुझे एक बेकार चोर समझकर मरने के लिए यहाँ फेंक दिया था, ताकि मैं तुम्हारी नजरों में एक जानवर की तरह मर जाऊं। लेकिन अफसोस, मैं मरा नहीं, बल्कि मुझे एक ऐसी बात पता चली है कि तुम लोगों के पास जो कुछ भी है, जिस पर तुम्हें बहुत घमंड है, मैं वो सब कुछ चुरा सकता हूँ। 3 दिन बाद घर में एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला था, क्योंकि बड़े बेटे को प्रोटेक्टर का खिताब मिलने वाला था और बेटी सेंट पैलेस की चीफ बनने वाली थी। तभी वहाँ के खंडहरों में पेट्रोलिंग कर रही जियांग फैमिली की टीम के सामने एक रहस्यमयी लड़का आता है। गाइस, सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट आ चुका है, फीफा वर्ल्ड कप 2026। क्या आपको पता था कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम सालों से फुटबॉल के 2 बड़े नाम बार्सिलोना और पीएसजी के ऑफिशियल पार्टनर हैं, जो फैंस के लिए और भी ज्यादा एक्शन और रिवॉर्ड्स लाते हैं। और इस टूर्नामेंट के लिए हमने आपके लिए बहुत सारे फायदे तैयार किए हैं, जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। पहला, पूरे टूर्नामेंट के दौरान आप जीत सकते हैं शानदार रिवॉर्ड्स, जैसे 10,000 रुपए कैश, iPhone 17 प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, मैकबुक एयर M5, एप्पल वॉच सीरीज 11। हर हफ्ते आप गिव अवे में हिस्सा ले सकते हैं। दूसरा, मेरी फेवरेट बात, बिल्कुल रिस्क फ्री। किसी भी वर्ल्ड कप मैच पर 10 का प्रेडिक्शन लगाइए, अगर गलत हुआ तो आपका पैसा वापस, नो रिस्क, फुल टेंशन फ्री। तीसरा, और हाँ, सभी नए प्लेयर्स को सिर्फ रजिस्ट्रेशन और प्रोमो कोड नेम यूज करने पर मिलता है 70,000 रुपए का वेलकम बोनस। अभी ज्वाइन करें, अपनी टीम को सपोर्ट करें, गिव अवे में हिस्सा लें और इस वर्ल्ड कप को बनाएं अपनी सबसे बड़ी जीत। पेट्रोलिंग टीम का लीडर चिल्लाकर कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातें सुनने की? अपना नाम बताओ वरना जान से जाओगे। जियांग चेन मुस्कुराता है
और उसका सिस्टम सामने वाले का सी ग्रेड का नाइफ एबिलिटी डिटेक्ट करके उसे भी चुरा लेता है। वह गार्ड हैरान रह जाता है कि उसकी पावर अचानक कहाँ गायब हो गई। वह कांपते हुए पूछता है कि क्या उस खाई का मॉन्स्टर किंग आजाद हो गया। जियांग चेन ठंडे दिमाग से जवाब देता है कि हाँ, वह मुसीबत तो खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी की वजह से नहीं। वह इसलिए खत्म हुई क्योंकि वह मॉन्स्टर किंग अब मर चुका है और उसका नया राजा अब तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है। गार्ड्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब उन्हें एहसास होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही तीसरा बेटा जियांग चेन है। एक गार्ड डर के मारे अपने सिग्नल्स के जरिए चीफ को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है तो जियांग चेन कहता है कि हाँ, जरूर बताओ मेरे पिता को कि जिस कचरे को उन्होंने मरने के लिए फेंका था वह आज भी जिंदा है। फिर जियांग चेन उनसे पूछता है कि तुमने अभी कहा कि घर वालों ने मेरे लिए कोई मेमोरियल भी नहीं बनाया, तो असलियत में उन्होंने बाहर दुनिया को क्या कहानी बताई है। गार्ड डरते डरते बताता है कि जियांग फैमिली ने बाहर ये झूठ फैलाया है कि तीसरे बेटे जियांग चेन ने नॉर्थ बॉर्डर की मुसीबत को देखकर खुद आगे बढ़कर अपनी कुर्बानी दी है ताकि पूरा खानदान सुरक्षित रह सके। वह पूरे खानदान का एक महान हीरो है। खुद चीफ ने अपने हाथों से खानदान के मेन गेट के बाहर एक 3 फीट ऊंचा काला और सुनहरे अक्षरों वाला पत्थर लगवाया है जिसके आखिर में लिखा है मेरा बेटा जियांग चेन, जिसने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। जियांग फैमिली को उस पर गर्व है। ये सुनकर जियांग चेन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है क्योंकि अब वो अपने इस सोकॉल्ड परिवार से पाई पाई का हिसाब चुकता करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जियांग चेन उन सैनिकों की बात सुनकर गुस्से से कांप उठता है और कहता है कि खुद आगे बढ़कर कुर्बानी दी। मैं तो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन मुझे 5 उंगलियों से बांधकर उस बलि की वेदी पर चढ़ा दिया गया था और ये लोग इसे खुद आगे बढ़कर कुर्बानी देना कह रहे हैं। असलियत तो ये है कि मेरे सगे बड़े भाई ने मेरी नसों को, मेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था ताकि मैं हिल भी न सकूं, और मेरी सगी बड़ी बहन ने अपने हाथों से मुझे जहर का प्याला थमाया था ताकि मैं आवाज भी न निकाल सकूं। इसे ये लोग हंसते हंसते मौत को गले लगाना कहते हैं। और कमाल की बात तो देखिए, इसके बाद मेरे सगे पिता ने एक बहुत बड़ा मेमोरियल पत्थर बनवाया ताकि इतिहास में उनका नाम अमर हो जाए। ये तो बहुत ही शानदार बात है। जियांग चेन उन डरे हुए सैनिकों से पूछता है कि वह मेमोरियल पत्थर बिल्कुल मेन गेट के सामने है ना, काले रंग का पत्थर जिस पर चमकीले सोने के अक्षरों से लिखा गया है। सैनिक कांपते हुए कहता है कि हाँ, बिल्कुल वही है। जियांग चेन ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है कि मेरे पिता की हैंडराइटिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है। मुझे याद है जब मैं छोटा था और उनकी लिखावट की कॉपी करने की कोशिश करता था तो वो मुझसे हमेशा कहते थे कि तुम्हारी लिखावट में वो ताकत नहीं है, तुम्हारे अक्षरों में कोई दम नहीं है। लेकिन आज देखो, अपने सगे बेटे को जान से मारने के बाद उसी पिता ने उस पत्थर पर इतने शानदार शब्दों में हमारे खानदान की बहादुरी और कुर्बानी की तारीफ लिखी है। जबकि बाद जियांग चेन उन तीनों सैनिकों की तरफ देखता है जिनमें से एक का नाम झाओ गुआंग है। वो उनसे कहता है कि तुम तीनों के पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि तुम अभी इसी वक्त वापस जियांग फैमिली के पास जाओ और उन्हें बता दो कि जियांग चेन मरा नहीं है, वो जिंदा है, और फिर देखो कि वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। और दूसरा रास्ता यह है कि तुम चुपचाप यहीं इसी खाई के पास 3 दिनों तक कैद रहो और 3 दिन बाद मेरे साथ जियांग फैमिली के उस बड़े जश्न में चलो। वहाँ अपनी आंखों से देखना कि जो मेमोरियल पत्थर मेरे पिता ने लगवाया है उसका अंत कितना भयानक होता है। झाओ गुआंग और उसके साथी बिना सोचे समझे तुरंत दूसरा रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जियांग चेन इस वक्त एक गॉड लेवल मॉन्स्टर बन चुका है। इसी बीच जियांग चेन का सिस्टम एक्टिवेट होता है और पूछता है कि क्या टारगेट की यादों के टुकड़े चुराने हैं। जियांग चेन कहता है हाँ, चुरा लो। चोरी कामयाब होती है और उन सैनिकों के दिमाग से जियांग चेन से मुलाकात की सारी यादें गायब हो जाती हैं। वे अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और आपस में कहते हैं कि अरे, हम यहाँ क्या कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दिमाग की किताब से कोई पन्ना गायब हो गया है। शायद हम इस खाई की पेट्रोलिंग खत्म कर चुके हैं। चलो, हमारी सिग्नल गन कहाँ है? अगर सब कुछ ठीक है तो वापस चलते हैं, वरना रात के खाने के लिए देर हो जाए। चलो, जल्दी चलो। उन सैनिकों के जाने के बाद जियांग चेन मन ही मन सोचता है कि अगर मेरे बूढ़े पिता को यह पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो उनका पहला रिएक्शन यही होगा कि इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मुझ पर दोबारा हमला कर दें। लेकिन मैं उन्हें ये मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। 3 दिन बाद जियांग फैमिली का 100 साल का सबसे बड़ा जश्न होने वाला है। वह एक ऐसा जश्न होगा जहाँ एक तथाकथित बेकार बच्चे की मौत पर पूरी दुनिया खुशियां मनाएगी और कहेगी कि इस कुर्बानी से हमें 100 साल की शांति मिली है। उस दिन बड़ा भाई प्रोटेक्टर बनेगा, बड़ी बहन चीफ बनेगी और पिता पूरी दुनिया के सामने एक महान हीरो बनकर खड़े होंगे। तभी जियांग चेन का सिस्टम उसे एक और जानकारी देता है कि यहाँ से नॉर्थ की तरफ सिर्फ 47 किलोमीटर की दूरी पर बहुत सारे ऐसे टारगेट्स मौजूद हैं जिनकी पावर्स को चुराया जा सकता है। वहाँ SS ग्रेड का स्वॉर्ड इमोर्टल टैलेंट, S ग्रेड का सेंट लाइट टैलेंट और जियांग फैमिली का कोर फैमिली कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। सिस्टम पूछता है कि क्या हमें वहाँ चलना चाहिए। जियांग चेन एक गहरी और डरावनी मुस्कान के साथ कहता है कि 3 दिन बाद ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मुझे अपने घर वापस जाकर सबसे मिलना ही है। अब कहानी शिफ्ट होती है जियांग फैमिली के महल की तरफ जहाँ 100 साल के जश्न की तैयारियां आसमान छू रही। जियांग खानदान का मैनेजर चारों तरफ दौड़ दौड़ कर काम करवा रहा है। वह नौकरों पर चिल्लाता है कि उस लाल कपड़े को बाईं तरफ 3 इंच और खिसकाओ। क्या तभी मैनेजर चीफ के कमरे में जाता है जहाँ चीफ, जियांग हेनियन और सेकंड एल्डर बैठे हुए थे। मैनेजर कहता है कि चीफ, जश्न का पूरा शेड्यूल तैयार हो गया है, कृपया एक बार देख लीजिए। सेकंड एल्डर कहते हैं कि चीफ, जो ड्राफ्ट आपने मुझे दिया था मैंने उसे थोड़ा और बेहतर किया है। आप एक बार इसकी भाषा देख लीजिए कि क्या इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। उस ड्राफ्ट में लिखा था कि हमारे खानदान का तीसरा बेटा जियांग चेन, भले ही उसका टैलेंट बहुत कमजोर और मामूली था, लेकिन उसकी वफादारी और उसका बलिदान बेमिसाल था। चीफ जियांग हेनियन उस ड्राफ्ट को देखता है और ठंडे लहजे में कहता है कि ये जो लाइन लिखी है ना कि उसका टैलेंट बहुत कमजोर था,
इसे अभी के अभी बदलो। सेकंड एल्डर हैरान होकर पूछते हैं कि इसे बदल कर क्या लिखना है चीफ। चीफ कहता है कि लिखो कि उसका टैलेंट बहुत ही गहरा और अद्भुत था। सेकंड एल्डर हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि जी ठीक है, जैसा आप कहें। फिर सेकंड एल्डर पूछते हैं कि चीफ, वो जो तीसरी पत्नी है यानी जियांग चेन की सगी माँ, क्या जश्न के दिन उन्हें स्टेज पर बुलाकर 2 शब्द बोलने के लिए कहना चाहिए? एक माँ जब अपने मरे हुए बेटे को याद करके रोएगी तो वहाँ मौजूद लोगों के दिलों को वो सीन ज्यादा छू जाएगा और हमारा नाम और बड़ा होगा। मैनेजर फिर से पूछता है कि चीफ, उस मेमोरियल पत्थर के पास खड़े होने की जगह तय हो चुकी है। आपके बड़े बेटे और आपकी बेटी बिल्कुल बीच में खड़े होंगे। दोनों तरफ बड़े बड़े खानदान के लोग और हमारे गार्ड्स होंगे। दर्शकों के बैठने की जगह पर पूरे 400 लोग बैठ सकते हैं और हमने सामने की पूरी खाली जमीन साफ करवा दी है। सेकंड एल्डर कहते हैं कि हमने उस पत्थर पर लिखे सोने के अक्षरों को दोबारा से पेंट करवाया है ताकि 50 गज की दूरी से भी लोग शानदार जियांग खानदान के उन 4 अक्षरों को साफ साफ देख सकें। वह कमरा जो कभी जियांग चेन का हुआ करता था, उसे सिर्फ एक सुबह के अंदर पूरी तरह से खाली कर दिया गया ताकि उसे मेहमानों के रुकने के लिए एक गेस्ट रूम बनाया जा सके। ये कितनी अजीब और दिल दुखाने वाली बात थी कि जिस बच्चे को मरे हुए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे, उसके वजूद को घर से ऐसे मिटाया जा रहा था जैसे वह कभी था ही नहीं। यहाँ तक कि उसकी माँ ने अपने हाथों से जो खूबसूरत वॉलपेपर और पेंटिंग्स उस कमरे में लगाई थी, उन्हें भी दीवारों से नोच कर फेंक दिया गया था। घर के नौकर भी आपस में दबी जुबान में बात कर रहे थे कि हमारे तीसरे जवान साहब के कमरे में तो हम नौकरों के कमरों से भी कम सामान था। दूसरा नौकर कहता है कि अब जब इंसान ही नहीं रहा तो इन बातों का क्या फायदा। तभी जियांग फैमिली का एक सीनियर सर्वेंट जियांग चेन की माँ के पास आता है और कहता है कि तीसरी बेगम, जश्न के दिन के नियमों के मुताबिक आपको परिवार के बैठने वाली जगह पर तीसरी रो में बैठना होगा। चीफ का साफ आदेश है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए आपको उस दिन स्टेज पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग चेन की माँ, जो अपने बेटे के गम में पूरी तरह टूट चुकी थी, रोते हुए उस पत्थर की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि उस पत्थर पर जो शब्द लिखे हैं वह उसके बाप ने लिखे हैं ना? हाँ, वह चीफ के खुद के हाथों की लिखावट है। वह रोते हुए कहती हैं कि जब मेरा बच्चा छोटा था तो उसके पिता के पास इतना भी समय नहीं था कि वह स्कूल के रजिस्टर में उसका नाम अपने हाथों से लिख सकें। बड़े बेटे और बड़ी बेटी के नाम के आगे तो चीफ के खुद के दस्तखत थे, लेकिन मेरे तीसरे बेटे के नाम के आगे वो साइन मैंने खुद किए थे। जबकि जियांग हुआंग, तुम्हें याद है ना उस सुबह की बात, जब मेरे बेटे को ले जाया जा रहा था तो जो सूप उसे पिलाया गया था उसमें जो दवाई थी वो हमारे फैमिली डॉक्टर ने मुझे दी थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसे पीने के बाद उसे दर्द का एहसास नहीं होगा। मैंने अपने बच्चे के दर्द को कम करने के लिए उस दवाई की 3 गुना ज्यादा मात्रा उस सूप में मिला दी थी क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मुझे पता था कि वो खाई बहुत ज्यादा गहरी है और अगर मेरा बच्चा रास्ते में होश में आ जाता और खुद को उस अंधेरी खाई में गिरता हुआ देखता तो वो कितना ज्यादा डर जाता। जश्न की तैयारी करने वाली टीम का एक मेंबर आकर कहता है कि क्या पहले दिन का पूरा शेड्यूल तैयार हो गया है? उसमें एक नया सीन और जोड़ो जहाँ माँ अपने बेटे को रोते हुए विदा कर रही है। दूसरा मेंबर कहता है कि लेकिन असली कहानी में तो ऐसा कोई सीन नहीं था। तो पहला मेंबर जवाब देता है कि चीफ का साफ हुक्म है कि ये पूरा ड्रामा लोगों के दिलों को छू जाना चाहिए, इसलिए इस सीन को डालना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं खड़ा एक समझदार गार्ड मन ही मन सोचता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब जब मैं इन 4 अक्षरों शानदार जियांग खानदान को देखता हूँ तो मुझे कुछ अजीब लगता है। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है, बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा जैसा एक बहुत बड़े और भयानक तूफान के आने से पहले महसूस होता है। रास्ते पर चलते लोग आपस में गॉसिप कर रहे हैं कि वो जो जियांग फैमिली का तीसरा लड़का था वो तो हमेशा पिछवाड़े के आंगन में ही छुपा रहता था, लेकिन अवेकनिंग वाले दिन देखो कैसा चमत्कार हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि देश पर मुसीबत आई है, वो बिना एक सेकंड हिचकिचाए सीधे उस मौत की खाई में कूद गया। दूसरा बंदा कहता है कि अरे भाई, उसे कूदना नहीं कहते, उसे कुर्बानी देना कहते हैं। वो अपने पैरों से चलकर उस नरक के अंदर गया था। ऐसी हिम्मत और ऐसा जिगरा हम जैसे आम लोगों में कहाँ। मैंने तो ये भी सुना है कि जाने से पहले उस तीसरे जवान साहब ने अपने पिता की तरफ मुड़कर एक बहुत बड़ा प्रणाम किया था। उनकी आंखों में एक आंसू तक नहीं था और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। तभी वहाँ खड़ा एक और आदमी टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अरे इस फालतू के एटीट्यूड का क्या फायदा, आखिर में था तो वो एक ई ग्रेड का एब्सोल्यूट लूजर ही ना। उसके बड़े भाई और बड़ी बहन ए ग्रेड और एस ग्रेड के टॉप लेवल वॉरियर्स हैं। अब खानदान के असली पिलर्स को तो मौत के मुंह में नहीं झोंका जा सकता था ना। एक ई ग्रेड का कचरा जिंदा रहकर भी क्या ही उखाड़ लेता, कम से कम मरकर खानदान के नाम तो आ गया। अगर तुम भी उस जियांग फैमिली के चीफ होते तो तुम भी उसी को चुनते। वैसे जो भी हो, उसके मरने के बाद जो मेमोरियल पत्थर लगाया गया है उसने उसकी औकात से ज्यादा इज्जत दे दी है उसे। इसी बीच हमारा हीरो जियांग चेन उसी मार्केट से गुजर रहा होता है। उसके साथ उसका वही खतरनाक मॉन्स्टर किंग भी है जो अब एक नॉर्मल पालतू जानवर के रूप में उसके साथ चल रहा है। तभी वहाँ एक छोटा बच्चा आता है और जियांग चेन के उस पेट को छूकर कहता है कि भैया आपका ये डॉगी कितना ठंडा है। जियांग चेन मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, इसे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, इसलिए। वह बच्चा तो मासूम था, लेकिन जियांग चेन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मार्केट के लोग अभी भी अपनी गप्पों में बिजी थे कि जियांग खानदान ने इस बार अपना नाम चमकाने के लिए बहुत मोटा पैसा खर्च किया है। एक ही ग्रेड के बेकार लड़के के बदले पूरे 100 साल का सुकून मिल गया। ये बिजनेस तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा। अब जश्न में सिर्फ एक दिन का समय बचा है। पूरे 40 शेफ बुलाए गए हैं जो दिन रात खाना बना रहे हैं। बड़े बेटे को प्रोटेक्टर का टाइटल मिलने वाला है और बेटी अपना नया पद संभालने वाली है। इस बार का नजारा देखने लायक होगा क्योंकि नॉर्थ बॉर्डर की तीनों सबसे बड़ी पावर्स के लीडर्स वहाँ पहुंच रहे हैं। स्वॉर्ड पेविलियन के मास्टर, सेंट पैलेस के लॉर्ड और सबसे खतरनाक मॉन्स्टर
माउंटेन विला के मास्टर भी खुद अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। इस बार वे अपने साथ बड़े बड़े रिसर्चर्स और अवेकनर्स को लेकर आ रहे हैं ताकि उस खाई की गहराई से जांच की जा सके। वैसे तो नॉर्मल दिनों में वहां जाना बॉर्डर क्रॉस करने जैसा माना जाता है, लेकिन इस जश्न के बहाने उन्हें वहां जाने का एक लीगल मौका मिल गया है। ये मॉन्स्टर माउंटेन विला वाले पीढ़ियों से म्यूटेंट बीस्ट्स पर रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए उस खाई के बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तभी जियांग चेन की नजर एक रोते हुए पिता पर पड़ती है जो डॉक्टर के पैर पकड़कर भीख मांग रहा है कि डॉक्टर साहब कोई तो रास्ता निकालो, मेरा बच्चा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा। डॉक्टर लाचारी से अपना सिर हिलाता है और कहता है कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं इलाज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास सच में कोई दवाई नहीं बची है। इस बीस्ट पॉइजन को शरीर से निकालने के लिए जो एंटीडोट बनता है उसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट मॉस्किटो ग्रास होता है, लेकिन पिछले महीने ही जियांग फैमिली के गुंडों ने आकर इस पूरे कस्बे का सारा स्टॉक जबरदस्ती जब्त कर लिया। उनका कहना था कि ये सब जश्न की तैयारी में इस्तेमाल होगा। वह लाचार पिता रोते हुए कहता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है। डॉक्टर कहता है कि यहाँ से 40 मील दूर जो पत्थरों का कस्बा है शायद वहाँ तुम्हें ये घास मिल जाए। वह पिता घबरा जाता है कि 40 मील, मेरा बच्चा इस तेज बुखार में उतनी दूर कैसे जाएगा? अगर मैं दौड़कर भी जाऊं और वापस आऊं तो कल दोपहर हो जाएगी और तब तक मेरा बच्चा दम तोड़ चुका होगा। वह रोते हुए कहता है कि मेरा बेटा सिर्फ 8 साल का है। मैं जियांग फैमिली के उन अफसरों के सामने गिड़गिड़ाया था कि मेरे बेटे को जहर चढ़ गया है, प्लीज थोड़ी सी घास दे दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे खानदान का जश्न सबसे बड़ी बात है और एक आम शिकारी के बच्चे की जान जाना बहुत छोटी बात है। किसी छोटी बात के लिए हमारे खानदान का बड़ा काम नहीं रोका जा सकता। ये सब सुनकर जियांग चेन का खून खौल उठता है। वह आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे देखने दो। डॉक्टर हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम कोई डॉक्टर हो? जियांग चेन बिना कोई जवाब दिए उस बच्चे को छूता है और अपनी थीफ एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस खतरनाक जहर को उसके शरीर से सीधे चुरा लेता है। डॉक्टर जब उस बच्चे की नब्ज चेक करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाता है कि यह कैसे मुमकिन है? इस बीस्ट पॉइजन को बिना किसी एंटीडोट के शरीर से बाहर निकालना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन इसके शरीर से जहर पूरी तरह गायब हो चुका है। जियांग चेन ठंडे दिमाग से कहता है कि अब इसे आराम की जरूरत है। 2 दिन तक इसे थोड़ा मीठा पानी और दलिया देना, यह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। वह पिता रोते हुए जियांग चेन के सामने हाथ जोड़ता है कि ओ मेरे मसीहा, आपका नाम क्या है? जियांग चेन पलटकर जाने लगता है और कहता है कि मेरा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो बच्चा होश में आकर कहता है कि पापा मुझे भूख लगी है। डॉक्टर अभी भी सदमे में था कि बिना किसी दवा के सिर्फ छूकर जहर गायब कर देना, ये कौन सा जादू है? दूसरी तरफ जियांग फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड में बड़ा बेटा अपनी तलवारबाजी का जलवा दिखा रहा था। वहाँ खड़े लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि ए ग्रेड का वॉरियर सच में कमाल का होता है। नॉर्थ बॉर्डर की इस नई जनरेशन में कोई भी इसकी तलवार का सामना नहीं कर सकता। बड़े बेटे का ध्यान भटकता है। वह अपने सर्वेंट से पूछता है कि क्या हुआ। सर्वेंट कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है छोटे मालिक, वह जो खाई की पेट्रोलिंग करने टीम गई थी वह वापस आ गई है। झाओ गुआंग उस टीम को लीड कर रहा था और उसने रिपोर्ट दी है कि वहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। वह आपसे मिलना चाहता था। बड़ा बेटा घमंड में कहता है कि उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे शाम को जो फाइनल रिहर्सल होने वाली है उसके लिए चीफ वहाँ समय से पहले पहुँच जाएंगे। तुम जाकर नई ड्रेस तैयार रखो। सर्वेंट कहता है कि जी हुजूर, बिल्कुल तैयार मिलेगी। तभी बड़ा बेटा रुकता है और कहता है कि सुनो, वो जो मुझे एक अजीब सा सपना आ रहा है उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। सर्वेंट पूछता है कि कैसा सपना मालिक? बड़ा बेटा थोड़ा परेशान होकर कहता है कि पिछले 5 दिनों में मुझे एक ही सपना 3 बार आ चुका है। सपने में मैं देख रहा हूँ कि जश्न से 1 दिन पहले हम सब जियांग चेन को उस खाई के पास विदा कर रहे हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कह रहा हूँ कि छोटे भाई, ये पूरा खानदान तुम्हारी इस कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। लेकिन उस वक्त जियांग चेन ने मेरी तरफ जिस नजर से देखा था वह बहुत ही डरावनी थी। उसकी आंखों में एक ऐसा लुक था जैसे उसे अब मुझसे या इस पूरे खानदान से कोई उम्मीद नहीं बची है। वह नजर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जब मैं 12 साल का था और मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। अब समय का पहिया घूम गया है और आज वह मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहा। वह खुद को दिलासा देते हुए कहता है कि नहीं, मैं इस खानदान का प्रोटेक्टर हूँ और पूरे समाज के भले के लिए एक छोटे से बेकार भाई की कुर्बानी देना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका यह घमंड बहुत जल्द धूल में मिलने वाला है, क्योंकि जियांग चेन की वापसी का समय अब बिल्कुल करीब आ चुका था। जियांग फैमिली के महल में तैयारियां अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी हैं। चारों तरफ नौकर दौड़ भाग कर रहे हैं। तभी एक डेकोरेटर आकर पूछता है कि बाहर की वेदी के चारों तरफ जो फूलों के स्टैंड लगाने थे वे तो लग चुके हैं, क्या अब वहाँ दावत की टेबलें लगानी शुरू करें? दूसरा नौकर बताता है कि दोपहर के वक्त जो वीआईपी गेस्ट्स आने वाले हैं वे सीधे गेस्ट हाउस में मेडिकेटेड बाथ यानी दवाइयों वाले पानी से स्नान करने के लिए जाएंगे। तभी इसी बीच जियांग फैमिली के चीफ को अचानक याद आता है कि जियांग चेन की कोई ऐसी ढंग की चीज या निशानी नहीं बची है जिसे मेमोरियल के पास उसकी याद में रखा जा सके। नौकर आपस में कानाफूसी करते हैं कि उसका पूरा कमरा तो खाली कर दिया गया था और उसका सारा सामान और कपड़े आग में जलाकर राख कर दिए गए हैं। तभी किचन की शेफ ल्यूमा कहती है कि मेरे पास जियांग चेन के पुराने फटे हुए कपड़ों और जूतों का एक जोड़ा बचा हुआ है जिसे मैंने चूल्हा जलाने के लिए कोयले की तरह इस्तेमाल करने के लिए रखा था।
मैनेजर तुरंत कहता है कि जाओ उसे जल्दी से निकालो, साफ करो और उस चमचमाती वेदी पर सजा कर रख दो। तभी वहाँ जियांग चेन की छोटी भतीजी अपनी बुआ यानी जियांग चेन की सगी दूसरी बहन के पास दौड़ती हुई आती है। वो मासूमियत से पूछती है कि बुआ 3 नंबर वाले चाचा का कमरा खाली क्यों पड़ा है? उसका दरवाजा खुला है लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं बचा, वो अब कहाँ रहने चले गए हैं? दूसरी बहन अपनी आंखें चुराते हुए झूठ बोलती है कि तुम्हारे 3 नंबर वाले चाचा बहुत दूर किसी जगह चले गए हैं। वो बच्ची फिर पूछती है कि तो वो वापस कब आएंगे? पिछली बार उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे एक ऐसा कागज का पंछी बनाना सिखाएंगे जिसके पंख सच में हिलते हैं। उन्होंने अभी आधा ही सिखाया था और वो अचानक गायब हो गए। उसकी बुआ एक ठंडी सांस लेती है और कहती है कि नियान नियान, वो कागज का पंछी तुम्हारी बुआ को बनाना नहीं आता और अब इस पूरी दुनिया में तुम्हें वो पंछी सिखाने वाला कोई नहीं बचेगा। वो बच्ची रोने लगती है और कहती है कि बुआ आप झूठ बोल रही हैं। चाचा ने मुझसे खुद कहा था कि वो जो भी वादा करते हैं उसे हमेशा पूरा करते हैं। तभी मुख्य हॉल से एक आदमी चिल्लाता है कि दूसरी मालकिन आपको अंदर मेन हॉल में बुलाया है, उस मेडिकेटेड टीम की पूरी लिस्ट और प्रोसेस फाइनल करना है। दूसरी बहन अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि हाँ मैं अभी आई। असल में मॉन्स्टर माउंटेन विला के लोग अपने तय समय से पूरे 12 घंटे पहले ही जियांग फैमिली के महल में पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ जियांग चेन महल से कुछ दूरी पर खड़ा अपनी नई पावर्स को टेस्ट कर रहा था। उसे उस मॉन्स्टर किंग से चमगादड़ वाली साउंड वेव यानी ध्वनि तरंगों की एक पैसिव एबिलिटी मिली थी, लेकिन अभी उसकी रेंज सिर्फ 100 मीटर तक थी, जो उसके लिए बिल्कुल काफी नहीं थी। जियांग चेन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस साउंड वेव को एक्टिवेट करता है और उसे आगे की तरफ पुश करता है। अचानक उसका पूरा विजन बदल जाता है। उसे पता चलता है कि पश्चिम दिशा में 11 बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, जिनमें 2 बहुत ही ताकतवर वॉरियर्स बैठे हैं जो बेस की सुरक्षा को संभाल रहे हैं। इसके अलावा पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में 4-4 गार्ड्स एक फिक्स टाइम पर अपनी ड्यूटी बदल रहे हैं और उनके आने जाने का रास्ता बिल्कुल तय है। जियांग चेन मुस्कुराता है और सोचता है कि किसी भी सुरक्षा में जो चीज सबसे पक्की लगती है असल में वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इन बेवकूफों को लगता है कि एक बेकार लड़के को मार देने से पूरा नॉर्थ बॉर्डर सुरक्षित हो गया है। जियांग चेन पूरे 5 किलोमीटर के दायरे में अपनी इस पावर को लगातार बनाए रखता है। एक मोमबत्ती के जलने जितने समय में उसकी लगभग 10% एनर्जी खत्म हो जाती है। वो समझ जाता है कि उसे अभी और ज्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तभी अचानक पीछे के जंगलों से एक गहरी और भारी आवाज गूंजती है कि छोटे बच्चे, ये जो तुम्हारी साउंड वेव की पावर है ना, इसकी गूंज पूरे 10 मील के दायरे में सुनाई दे रही है। जियांग चेन पलट कर देखता है तो वहाँ मॉन्स्टर माउंटेन विला का एक सीनियर एल्डर जिसका नाम रुआन बैझोउ है खड़ा था। रुआन बैझोउ आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? वैसे अगर तुम बात नहीं भी करना चाहो तो कोई बात नहीं, मैं तो बस तुमसे एक छोटी सी बात पूछने आया हूँ। ये जो तुम्हारे पीछे 6 पैरों वाला खौफनाक मॉन्स्टर खड़ा है, क्या ये उसी नॉर्थ बॉर्डर की खतरनाक खाई से बाहर आया है? जियांग चेन बिल्कुल नहीं डरता और ठंडे लहजे में कहता है कि मॉन्स्टर माउंटेन विला का इतना बड़ा एल्डर इस सुनसान पहाड़ी पर एक अजनबी से गप्पे मारने आया है। आपका शौक तो सच में बहुत अजीब है। रुआन बैझोउ हंसते हुए कहता है कि जब तुम अपनी साउंड वेव को बाहर की तरफ पुश करते हो तो 10 मील के दायरे में जितने भी मॉन्स्टर ट्रेनर्स हैं वे सब इसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैंने ध्यान दिया कि तुम कोई मॉन्स्टर ट्रेनर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी इस आवाज में किसी मॉन्स्टर को पालतू बनाने या उसे कंट्रोल करने की कोई भावना नहीं है। ये पावर तो ऐसी है जैसे तुमने सीधे किसी जिंदा मॉन्स्टर के शरीर से उसकी रूह और उसकी एबिलिटी को नोचकर अपने अंदर समा लिया हो। वह आगे कहता है कि वैसे हम सब उसी खाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वहाँ के सारे जंगली जानवर बहुत ज्यादा शांत हैं। ये शांति इतनी अजीब और डरावनी है जैसे उन सारे मॉन्स्टर्स को अचानक कोई नया राजा मिल गया हो। जियांग चेन उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता। जब वो शहर के बाजार में पहुंचता है तो देखता है कि चारों तरफ जियांग फैमिली के नए झंडे लहरा रहे हैं, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि इन्हें इस जश्न के लिए कितनी हड़बड़ी में तैयार किया गया है। जियांग चेन एक बड़े ऑक्शन हाउस यानी नीलामी घर के सामने पहुंचता है। वहां अंदर जाने के लिए 3 एंट्री पास की जरूरत थी। काउंटर पर बैठा आदमी कहता है कि आम कस्टमर्स के लिए पूरे 30 गोल्ड कॉइन्स की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। जियांग चेन पैसे देता है और अंदर चला जाता है। वहाँ स्टेज पर ऑक्शनर चिल्लाकर कह रहा था कि देवियों और सज्जनों, आज की ये जो स्पेशल नीलामी है ये न केवल हमारी जियांग फैमिली के 100 साल के गौरव का जश्न मनाने के लिए है, बल्कि ये हमारे जियांग खानदान के तीसरे छोटे मालिक जियांग चेन के उस महान और वीर बलिदान की याद में रखी गई है। ये वही महान आत्मा है जिसने अपने खून और मांस की कुर्बानी देकर उस खाई के सबसे बड़े मॉन्स्टर किंग को हमेशा के लिए शांत कर दिया, और उसी की वजह से आज हम सब यहाँ चैन की सांस ले पा रहे हैं। वह आगे कहता है कि अब हमारे सामने आज की सबसे कीमती और नायाब चीज आने वाली है। वो स्टेज पर एक प्राचीन मॉन्स्टर की बॉडी का टुकड़ा दिखाता है जिसे इमोर्टल डेसोलेट बॉडी का हिस्सा कहा जा रहा था। जियांग चेन उसे देखता है और मन ही मन हंसता है। वह सोचता है कि अगर मैं चाहूँ तो यह इमोर्टल डेसोलेट बॉडी की पूरी शील्ड मेरे पूरे शरीर को ढक सकती है, जो स्टेज पर रखे इस छोटे से टुकड़े से कहीं ज्यादा मोटी, ज्यादा चमकदार और बिल्कुल असली है। स्टेज पर जो टुकड़ा रखा है उसकी कीमत वे लोग 3000 गोल्ड कॉइन्स बता रहे थे, जबकि जियांग चेन के खुद के शरीर के अंदर ऐसी पूरी 400 से ज्यादा प्लेट्स मौजूद थीं जो उसने सीधे उस मॉन्स्टर किंग से चुराई थी। स्टेज पर बोलियां लगनी शुरू हो जाती हैं। कोई चिल्लाता है 3500, तो कोई कहता है 4000। तभी पीछे से आवाज आती है 5000। ऑक्शनर चिल्लाकर कहता है कि सीट नंबर 3 ने पूरे 5000 गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाई है। जियांग चेन मुड़कर देखता है तो वो बोली लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर माउंटेन विला का एल्डर रुआन बैझोउ था। रुआन बैझोउ की आंखों में उस प्राचीन पावर को पाने का एक बहुत बड़ा लालच और पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। जियांग चेन के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है,
क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस जश्न के मंच पर जब वो अपनी असली ताकतों का शोडाउन करेगा तो जियांग फैमिली के पैर तले जमीन खिसक जाएगी। वह चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करने लगता है क्योंकि अब हिसाब किताब पूरा होने में सिर्फ एक दिन का समय बाकी रह गया था। नीलामी घर के अंदर माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। ऑक्शनर अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था कि 5000 एक बार, 5000 दो बार। तभी अचानक भीड़ में से एक भारी आवाज गूंजती है, पूरे 6000 गोल्ड कॉइन्स। जियांग चेन कोने में खड़ा ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक बेहद कड़वी मुस्कान थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि कमाल की बात है, मेरी जान की कुर्बानी देकर जो तथाकथित शांति ये लोग लाए हैं, आज उसी शांति और मेरी मौत को बाजार में खुलेआम मेमा प्याउजा यानी प्राइस टैग लगाकर बेचा जा रहा है। टुआन बैझो की नजरें अचानक जियांग चेन पर जाकर टिक जाती हैं। वह अंदर ही अंदर बुरी तरह से चौंक जाता है और सोचता है कि इस लड़के के शरीर से जो प्राचीन मॉन्स्टर की खुशबू और वाइब्स आ रही हैं, वह स्टेज पर रखी उस मॉन्स्टर किंग की असली ढाल के टुकड़े से भी कई गुना ज्यादा तेज और डरावनी है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये असल में मॉन्स्टर माउंटेन विला के उन लोगों की खास एबिलिटी थी जिनके खून में छिपकलियों और रेंगने वाले जीवों की सेंसिंग पावर होती है। तभी वहाँ सेंट पैलेस का एक रिप्रेजेंटेटिव आगे बढ़ता है और कहता है कि सेंट पैलेस की तरफ से इस नीलामी की डील को यहीं पर रोका जाता है। नॉर्थ बॉर्डर के कड़े नियमों के मुताबिक उस जादुई खाई से निकलने वाला कोई भी एस ग्रेड का मटेरियल सबसे पहले उस बॉर्डर की रक्षा करने वाले खानदान यानी जियांग फैमिली के पास ही जाएगा। उन्हें इसे सीधे अपने कब्जे में लेने का पूरा हक है। मैं भी बस यहाँ के कायदे कानून के हिसाब से ही काम कर रहा हूँ। मामला बहुत गंभीर है, इसलिए हम इस कीमती टुकड़े को सीधे अपने साथ मेन पैलेस लेकर जा रहे हैं ताकि इसकी पूरी जाँच की जा सके। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसे वापस भेज दिया जाएगा। वह जान गया था कि इस लड़के के अंदर से आ रही पावर उस स्टेज वाले टुकड़े से पूरे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। वह जियांग चेन का पीछा करते हुए एक कबाब के स्टॉल के पास पहुंच जाता है। जियांग चेन बिना पीछे मुड़े कहता है कि क्या बात है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? नीलामी घर के अंदर जब उस टुकड़े की बोली लग रही थी तो तुमने एक बार भी अपनी तरफ से कोई प्राइस कोट नहीं किया। तुमने चुपचाप उस कस्टमर को 8000 गोल्ड कॉइन्स तक की बोली लगाने दी और अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे या तुम उसे खरीद नहीं सकते थे, बल्कि असलियत यह है कि तुम्हें अच्छी तरह पता था कि उस टुकड़े की कोई औकात नहीं है और वह पूरी तरह से बेकार है। वह लड़का हैरान रह जाता है और कहता है कि तो तुम इतनी दूर तक सिर्फ मुझसे यही बकवास करने के लिए आए हो? जियांग चेन पलटता है और कहता है कि तुम्हें भी तो यही लगता है ना कि उस टुकड़े में कोई न कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। जो ढाल या चमड़ी पूरे 100 साल पहले शरीर से अलग हो चुकी हो, उसके अंदर की एनर्जी और पावर तो अब तक पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ जो टुकड़ा रखा है उसकी एनर्जी अभी भी चमक रही है। ऐसा सिर्फ तब मुमकिन है जब किसी ने अपनी नकली पावर का इस्तेमाल करके उस मटेरियल को बाहर से रिचार्ज किया हो। वह लड़का पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और कांपती हुई आवाज में पूछता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मुझे भी यही लग रहा था कि इसमें कोई बहुत बड़ा झोल है। तुम सच सच बताओ कि तुम आखिर कौन हो? जियांग चेन उसकी आंखों में आंखें डालता है और एक ठंडी चेतावनी देते हुए कहता है कि मेरी एक बात गांठ बांध कर रख लो। 3 दिन बाद जो जियांग फैमिली का महाजश्न होने वाला है, उस दिन तुम मॉन्स्टर माउंटेन विला के जितने भी लोग हो, वे सब स्टेज से जितना हो सके उतनी दूर जाकर बैठना, वरना तुम्हारी जान की कोई गारंटी नहीं होगी। इतना कहकर जियांग चेन वहाँ से गायब हो जाता है। अब कहानी सीधे 3 दिन बाद के उस महाजश्न के दिन पर शिफ्ट होती है। जियांग फैमिली के पूर्वजों के मंदिर के सामने बहुत बड़ा मंच सजाया गया है। चीफ जियांग हेनियन अपने हाथ में पूजा की थाली लेकर खड़े हैं और आसमान की तरफ देखकर पूरे घमंड से चिल्लाते हैं कि हे मेरे महान पूर्वजों, आपकी कुर्बानियों को साक्षी मानकर आज जियांग खानदान ने अपने तीसरे बेटे जियांग चेन के शरीर और उसके खून की आहुति देकर उस नॉर्थ बॉर्डर की खौफनाक खाई को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया है। हमारा वो तीसरा बेटा जियांग चेन बहुत ही खुशकिस्मत था कि उसे हमारे खानदान के नाम पर अपनी जान देने का यह सुनहरा मौका मिला। वो जब इस दुनिया से गया तो उसके दिल में कोई पछतावा या मलाल नहीं था। तभी वो अपने बड़े बेटे जियांग क्वान की तरफ देखता है और कहता है कि जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते और तुम्हें ये समझ नहीं आता कि तुम्हारे नाम और तुम्हारे खून की कीमत क्या है, तब तक तुम्हें इसी तरह इस खानदान की लाज बचानी होगी। आज का ये दिन हमारे पूरे इतिहास में सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। ईश्वर हमेशा जियांग खानदान पर अपनी कृपा बनाए रखे। हमारे प्राचीन नियमों और बलिदान की बदौलत हमने उस मॉन्स्टर किंग को दोबारा से एक गहरे और मजबूत बंधन में बांध दिया है। आज से इस पूरे नॉर्थ बॉर्डर पर अगले 100 सालों तक कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा और चारों तरफ सिर्फ शांति होगी। चीफ जियांग हेनियन अपनी आवाज को और ऊंचा करते हुए पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करते हैं कि इसलिए आज मैं अपने बड़े बेटे जियांग क्वान को इस पूरे नॉर्थ बॉर्डर के ऑफिशियल प्रोटेक्टर्स ऑफ द नॉर्थ के महान खिताब से नवाजता हूँ। एक साया अंदर दाखिल होता है। उसकी धीमी लेकिन बेहद खतरनाक और ठंडी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठती है। वो कहता है कि पिताजी, बड़े भैया, आपकी ये झूठी
और गंदी नौटंकी। ये शानदार सेलिब्रेशन तो शुरू हो चुका है, लेकिन आपने अपने इस प्यारे तीसरे बेटे का इंतजार क्यों नहीं किया? आखिर मेरे बिना आपकी मौत का यह तमाशा पूरा कैसे हो सकता था? यह आवाज सुनते ही चीफ जियांग हेनियन और बड़े भाई जियांग क्वान के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता। जियांग परिवार के एक बहुत बड़े जश्न से चारों तरफ खुशियों का माहौल है और जियांग परिवार के मुखिया बहुत गर्व से कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद और पुरानी जादुई तकनीकों की वजह से हमने फिर से राक्षसों के राजा को सील कर दिया है। अब अगले 100 सालों तक हमारे इलाके में पूरी शांति रहेगी। हर कोई तालियां बजा रहा है, लेकिन तभी बीच महफिल में एक भारी आवाज़ गूंजती है। जब पिता ने अपनी जान की बाजी लगाकर यह शांति खरीदी है, तो इस जश्न में मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? सबकी नज़रें घूमती हैं और सामने खड़ा होता है जियांग चेन। उसे देखकर पूरे परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। बड़ा भाई चिल्लाता है, जियांग चेन, तुम तो मर चुके थे ना? आसपास खड़े मेहमान कानाफूसी करने लगते हैं कि यह तो वही लड़का है जिसे बलि चढ़ा दिया गया था। तभी जियांग चेन का तीसरा भाई आगे आता है और कहता है, छोटे भाई, तुम जिंदा हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद इस घर पर क्या गुजरी। बड़े भाई में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस वक्त तुम्हें बचा पाता। जियांग चेन ठंडी मुस्कान के साथ अपने बड़े भाई की तरफ देखता है और कहता है, बड़े भाई, 6 महीने पहले जब तुमने आखिरी बार मेरे कंधे पर हाथ रखा था, तब तुम्हारी उंगलियों से निकली तलवार की जादुई ऊर्जा ने मेरे शरीर के 3 मुख्य चक्रों को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। वो 3 चक्र थे त्यांजू, जुखें और चीमेन। और मुझे उस हालत में छोड़कर तुम हंसते हुए कह रहे थे कि छोटे भाई, तुम तो हमारे परिवार के असली हीरो हो। ये सुनते ही परिवार का मुखिया यानी उसका पिता गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, जियांग चेन, तुम जिंदा वापस आ गए हो तो यह परिवार तुम्हें अपना लेगा। लेकिन आज यहाँ चारों तरफ से बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं। तुम इन जंगली जानवरों को लेकर हमारे पूर्वजों की पवित्र धरती पर घुस आए हो। क्या तुम पूरी दुनिया के सामने जियांग परिवार का तमाशा बनाना चाहते हो? जियांग चेन हंसते हुए जवाब देता है, तमाशा? पिताजी, एक सगे बाप ने अपने ही बेटे को रस्सियों से बांधकर भूखे राक्षसों के पिंजरे में फेंक दिया। क्या वह तमाशा नहीं था? वैसे सरकारी रिकॉर्ड में तो आपने लिखवाया होगा कि आपका बेटा अपनी मर्जी से कुर्बानी देने गया था। तभी बड़ा भाई गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और चिल्लाता है, बहुत बकवास कर ली, अब तू मेरे हाथ से मरेगा। वह अपनी सबसे खतरनाक तकनीक हर्मिंग स्वॉर्ड स्लैश से हमला करता है। वह शांत खड़े होकर कहता है, बड़े भाई, बस इतना ही दम है तुम में? इतनी जल्दी क्या है? जश्न तो अभी शुरू हुआ है। आज खाना एक के बाद एक परोसा जाएगा। इसके बाद जियांग चेन अपनी दूसरी बहन की तरफ मुड़ता है और अपनी जेब से शराब की एक बोतल निकालकर कहता है, दीदी, 6 महीने पहले जो शराब आपने मुझे दी थी, मैं उसे वापस ले आया हूँ। बहन की हालत खराब हो जाती है। वह हकलाते हुए कहती है, छोटे भाई, तुम जिंदा हो? ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जियांग चेन उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, 6 महीने पहले जब आपने मुझे ये बोतल थमाई थी, तो आपने कहा था कि इसे पी लो छोटे भाई। इसे पीने के बाद जब तुम उस खाई में गिरोगे तो तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। ये तो जहर है। पवित्र संस्था की होने वाली मुखिया ने अपने ही सगे भाई को जहर पिलाया और तुम लोग कह रहे थे कि वह अपनी मर्जी से गया था। यह कैसा नाटक है? 6 महीने बीत गए लेकिन तुम्हारी साजिशों की बू अब तक नहीं गई। बहन रोने लगती है और अपनी गुरु के सामने घुटनों पर बैठकर कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस अपने भाई का दर्द कम करना चाहती थी। उस भयानक खाई के अंदर अंधेरा था, खूंखार जानवर थे। अगर वो उन्हें जिंदा चबाते तो उसे बहुत तड़प होती, इसलिए मैंने सोचा कि यह जहर पीकर वह जल्दी और सुकून से मर जाएगा। जियांग चेन उसकी तरफ देखता है और कहता है, अंदर से बाहर तक पूरा शरीर आग की तरह जल जाता है। तुम इसे सुकून की मौत कहती हो? तभी पिता बीच में आकर कहता है, जियांग चेन, वह शराब मैंने उसे देने को कही थी। तुम्हारी बहन का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर तुम्हें नफरत करनी है तो मुझसे करो। वह फैसला जियांग परिवार और पूरे उत्तर के इलाके को बचाने के लिए ज़रूरी था। तुम एक साधारण दर्जे के कमज़ोर इंसान थे। तुम वैसे भी किसी काम के नहीं थे। एक निकम्मे की जान देकर अगर लाखों लोगों को 100 साल की शांति मिलती है तो वह सौदा बिल्कुल सही था। वहाँ बैठे कुछ मेहमान भी बुदबुदाने लगते हैं कि बात तो सही है, इसके जाने के बाद 6 महीने से शांति तो है ही। जियांग चेन मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा,
तो आप सबको लगता है कि वह सौदा सही था? तो फिर आज जो मैं करने जा रहा हूँ वह भी बिल्कुल सही होगा। दीदी, तुमने कहा था ना कि यह शराब दर्द कम करती है। मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करता हूँ। लो, एक घूंट पियो और मुझे बताओ कि क्या यह सच में मीठी है। तभी वहाँ एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आता है और कहता है, चाचा, आप वापस आ गए? माँ तो कह रही थी कि आप कभी नहीं आओगे। जियांग चेन उस बच्चे को देखता है और फिर अपनी बहन की तरफ देखता है जो डर से कांप रही थी। बड़े भाई को लगता है कि जियांग चेन कमजोर पड़ गया है। वह दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग चेन उसके पास से गुजरता है। अचानक जियांग चेन के दिमाग में एक जादुई आवाज गूंजती है। चोरी करने की कला एक्टिवेट हो चुकी है। आपने सामने वाले का डबल एस क्लास टैलेंट, स्वॉर्ड अमर्टैलिटी यानी तलवारबाजी का सबसे बड़ा हुनर चुरा लिया है। पलक झपकते ही बड़े भाई के हाथ से तलवार छूट जाती है और उसकी सारी शक्तियां गायब हो जाती हैं। वह चिल्लाता है, मेरी शक्तियां कहाँ गईं? जियांग चेन कहता है, बड़े भाई, तुमने कहा था ना कि हीरो के पास तलवार होनी चाहिए। अब जब तुम्हारे पास हुनर ही नहीं बचा तो क्या पकड़ोगे? तभी जियांग चेन अपनी बहन की तरफ बढ़ता है। उसकी नज़र एक पुराने लकड़ी के खिलौने पर पड़ती है। वह कहता है, दीदी, तुम्हें याद है जब तुमने यह खिलौना बनाया था? मैंने इसे सजाने में पूरा दिन लगा दिया था और मेरे हाथ में चोट भी लग गई थी। तुमने तब कहा था कि मेरा छोटा भाई जो भी करता है बहुत प्यारा लगता है। तुमने उस खिलौने को हमेशा अपनी मेज़ पर सबसे आगे रखा, लेकिन आज सुबह तुमने उसे छुपा दिया ताकि कोई मेहमान आकर तुम्हारे उस भाई के बारे में ना पूछे जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी दोबारा जादुई आवाज़ आती है, आपने एस क्लास टैलेंट, होली लाइट यानी पवित्र रोशनी की शक्ति चुरा ली है। जैसे ही यह शक्ति चोरी होती है, उसकी बहन का शरीर अचानक बूढ़ा होने लगता है। उसकी 20 साल की जवानी गायब हो जाती है और झुर्रियां चेहरे पर आ जाती हैं। असल में उस जादुई शक्ति ने उसकी उम्र को रोक रखा था। शक्ति जाते ही वक्त का कर्ज उसे चुकाना पड़ा। जियांग चेन कहता है, दीदी, तुमने कहा था ना कि वहां दर्द नहीं होता। अब मेरी जगह तुम खुद इसे महसूस करके देख लो। पवित्र संस्था के बुजुर्ग चिल्लाते हैं, नौजवान, तुमने हमारी संस्था की विरासत चुरा ली है। जियांग चेन पलटकर जवाब देता है, यह जादुई रोशनी इसे आसमान से मिली थी। तुम्हारी संस्था की बपौती नहीं थी। मैंने इसकी निजी चीज़ चुराई है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आगे आती है। वह कोई और नहीं बल्कि जियांग चेन की सगी माँ थी। वह रोते हुए कहती है, बेटा, तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। जियांग चेन अपने पिता की तरफ देखता है और कहता है, पिताजी, इस घर के तहखाने में जो 7 चक्रों का जादुई जाल है, अंदर आते वक्त मैंने उसे छू लिया था। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, क्या मैंने उसे भी चुरा लिया है? जियांग परिवार के लोग चिल्लाते हैं, इसे रोको, इसने हमारे पूर्वजों की ताकत चुरा ली है। लेकिन जियांग चेन के सामने कोई टिक नहीं पाता। वह अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ, जब मैं वापस आया तो तुमने मुझे लंबी उम्र की दुआ देने वाले नूडल्स खिलाए थे। मुझे पता है कि उसमें तुमने बेहोशी की दवा मिलाई थी। क्या वह दवा तुमने अपनी मर्जी से मिलाई थी या किसी के दबाव में? माँ रोते हुए कहती है, तुम्हारे पिता ने वह पाउडर मुझे दिया था और रसोई की मेज़ पर रख दिया था। उसे खाने में मिलाना है या नहीं, यह फैसला सिर्फ मेरे हाथ में था। किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। मैं पूरी रात रोती रही, सोचती रही कि ना मिलाऊं। सुबह जब मैं तुम्हारे कमरे में गई, तुम सो रहे थे और तुम्हारी उंगलियां बिल्कुल वैसे ही मुड़ी हुई थीं जैसे जब तुम 3 साल के थे। तुम्हें देखकर मैंने सोचा कि उस गहरी खाई के नीचे बहुत अंधेरा होगा, बहुत ठंड होगी। जब तुम नीचे गिरोगे और चिल्लाओगे तो वहाँ कोई माँ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए नहीं होगी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें होश में भेजने से अच्छा है कि तुम्हें बेहोश करके भेजा जाए ताकि तुम्हें डर न लगे। जियांग चेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, माँ, तुमने उस खाने में दवा मिलाई और चुपचाप बैठकर मुझे खाते हुए देखती रहीं। जब मैंने आखिरी निवाला खाया तो तुम मुस्कुराई थीं। तुम्हारी आंखें लाल थीं, फिर भी तुम मुस्कुराईं। तुम्हारी वह मुस्कान उस अंधेरी खाई के सारे राक्षसों के डर से भी ज्यादा दर्दनाक थी। पिता गुस्से में चिल्लाता है, जियांग चेन, बहुत हुआ। अगर बदला लेना है तो मुझसे लो। तुम्हारी माँ एक आम इंसान है, उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। वह तो बस परिवार के फैसले के आगे मजबूर थी। उसे परेशान मत करो। जियांग चेन अपने पिता की तरफ घूमता है और कहता है, मजबूर? जिस रात यह फैसला लिया जा रहा था, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। कमरे के अंदर परिवार के 47 लोग मौजूद थे। उनमें से 46 लोगों ने मुझे खाई में फेंकने के पक्ष में वोट दिया। सिर्फ एक इंसान खड़ा हुआ और उसने कहा कि यह गलत है। तब तुमने उससे कहा था कि अगर ज्यादा नाटक किया तो तुम्हें भी इस बेकार लड़के के साथ नीचे फेंक दिया जाएगा। तुमने अपने बड़े बेटे और बेटी की शक्तियों को तो बहुत बचाया, लेकिन आज तुम एक पिता का फर्ज नहीं बचा पाए।
तभी जादुई आवाज़ फिर गूंजती है, आपने ए क्लास टैलेंट हर्मिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन चुरा लिया है। जियांग चेन कहता है, पिताजी, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूंगा। इस परिवार का 300 साल पुराना इतिहास और इसकी सारी जादुई शक्तियां अब मेरी हैं। मैंने बड़े भाई का हुनर चुराया, बहन की रोशनी चुराई और पिता की तकनीक चुराई, लेकिन यह अभी काफ़ी नहीं है। मैं इस पूरे जियांग परिवार की जादुई नस्ल की बुनियाद ही ख़त्म कर दूंगा। तभी परिवार के सबसे बुजुर्ग दादाजी आगे आते हैं और कहते हैं, जियांग चेन, मैंने तुम्हें अपने हाथों में खिलाया है। जब तुम पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे। दाई ने तुम्हें 3 थप्पड़ मारे, तब जाकर तुम्हारी आवाज़ निकली थी। तुम्हारे पिता ने कहा था कि यह बच्चा बहुत मजबूत बनेगा। आज उसी मजबूती का खात्मा करने मैं खुद आगे आया हूँ। वह अपनी सबसे खतरनाक जादुई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जियांग चेन के पास पहुंचते ही जादुई आवाज़ आती है, चोरी करने की कला कामयाब रही। आपने जियांग परिवार के खून की असली बुनियाद यानी जादुई बीज को ही चुरा लिया है। जियांग चेन ठंडे लहजे में कहता है, आज के बाद से इस जियांग परिवार में कोई भी जादुई शक्तियों के साथ पैदा नहीं होगा। उसमें से एक गेंशात्सी यानी इंस्पेक्टर बाहर निकलता है। वह जियांग चेन को देखता है और कहता है, जियांग चेन, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। यह कोई धमकी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। इंस्पेक्टर अपनी जादुई आंख यानी गॉड आई का इस्तेमाल करके जियांग चेन की जांच करता है। वह देखता है कि 6 महीने पहले जो लड़का बिल्कुल बेकार था, आज उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हारी पारिवारिक दुश्मनी से सरकार को कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी तलवार किस पर चलाते हो, यह तुम्हारा निजी मामला है। लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर जो शक्ति है, जिसे कैओस डिवोरर यानी सब कुछ निगल जाने वाली ताकत कहते हैं, वह कोई आम शक्ति नहीं है। हमें तुम्हारे ऊपर एक जादुई निशान लगाना होगा ताकि हम तुम्हारी हरकतों पर नज़र रख सकें, क्योंकि यह शक्ति लगातार खुद को और ज़्यादा खतरनाक बना रही है। 100 साल पहले के इतिहास में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। जियांग चेन पूछता है, 100 साल पहले क्या हुआ था? इंस्पेक्टर गंभीर होकर बताता है, 100 साल पहले भी एक लड़के के पास बिल्कुल तुम्हारी जैसी चोरी करने वाली शक्ति थी। उसका कोडनेम भी चोर ही था। उसने 3 बड़े देशों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का हुनर चुरा लिया था, 2 प्राचीन खंडहरों की जादुई सील को गायब कर दिया था और एक पूरी प्रजाति के खून की ताकत को सोख लिया था। तब दुनिया की 5 सबसे बड़ी ताकतों ने मिलकर 3 साल तक उसका शिकार किया था। उस जंग में 27 करोड़ लोग मारे गए थे, तब जाकर कहीं हम उसे मार पाए थे। या यूं कहें कि हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि वह मर गया। जियांग चेन कहता है, तो तुम यह सब बताकर मुझे डरा रहे हो? इंस्पेक्टर जवाब देता है, डर नहीं, ये हकीकत है। सरकार तुम्हारे निजी मामलों में दखल नहीं देगी, लेकिन जिसके पास भी यह सब कुछ निगल जाने वाली शक्ति होती है, वह हमारी सबसे खतरनाक लिस्ट में नंबर 1 पर रहता है। एक दिन तुम्हें खुद समझ आएगा कि तुम सिर्फ जादुई शक्तियां ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें चुरा सकते हो। इस कागज़ पर एक पता लिखा है। अगर तुम जानना चाहते हो कि 100 साल पहले का वह चोर कौन था और कैसे मरा, तो वहां जाकर देख लेना।
तभी वहां शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी झाओ अपनी सेना के साथ आते हैं और जियांग परिवार के मुखिया को कॉलर से पकड़ लेते हैं। वह चिल्लाते हैं, जियांग हेनियन, बाहर आओ। 6 महीने पहले जब तुमने बड़ा जश्न मनाया था और कहा था कि तुमने अपनी पुरानी तकनीक से राक्षसों को हराया है, तब मैंने तुम्हें 3,000 किलो कीमती लोहा और 80 सबसे अच्छे घोड़े तोहफे में दिए थे। लेकिन आज पूरे शहर को पता चल चुका है कि वह राक्षस तुम्हारे किसी जादू से नहीं, बल्कि तुम्हारे उसी तीसरे बेटे ने अकेले खत्म किए थे जिसे तुमने बलि चढ़ा दिया था। तुमने हमसे झूठ बोलकर सारे तोहफे बटोरे, ये सरासर धोखा है। हमारे सारे तोहफे अभी के अभी वापस करो। जियांग परिवार के लोग अब पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। उनकी शक्तियां जा चुकी थीं, समाज में उनका नाम खराब हो चुका था और अब सरकार भी उनके खिलाफ हो चुकी थी। जियांग परिवार की बर्बादी के बाद कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक आदमी कहता है कि अगर यह सबूत बाहर लीक हो गया तो पूरे उत्तर के इलाके को पता चल जाएगा कि जियांग परिवार की 100 सालों की सुख शांति असल में किस घिनौने सौदे और धोखे से खरीदी गई थी। लेकिन तभी दूसरा कहता है कि हमें यह सबूत अपने पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकारी खुफिया एजेंसी यानी त्यान्यान के जेंसास यानी इंस्पेक्टर ने यह सबूत हमारे लिए सिर्फ इसलिए छोड़ा है ताकि हमें पता चल सके कि सरकार खुद इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। वह हमें सिर्फ एक इशारा दे रहे हैं कि हम इस मामले से दूर रहें और बीच में टांग बिल्कुल ना अड़ाएं। तभी इंस्पेक्टर पूछता है कि जियांग चेन का अब आगे क्या प्लान है, वह आगे कहाँ जाने की सोच रहा है। दूसरा अधिकारी जवाब देता है कि वह दक्षिण की तरफ निकल चुका है। क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? इस पर पहला अधिकारी कहता है कि राक्षसों का घोंसला अब शांत हो चुका है, लेकिन मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। हमारे पूरे इलाके को अब इस नए सबसे ताकतवर लीडर से हाथ मिलाना ही होगा। इसके साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि वह अपनी इस बेहिसाब ताकत के दम पर आखिर कहाँ तक जा पाता है। दूसरी तरफ जियांग चेन एक गुप्त जगह पर पहुंचता है जहां एक शख्स उससे कहता है कि तुम तीसरी लाइन में बैठो। जियांग चेन जवाब देता है कि हाँ, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे पहले ही याद दिला दिया। दूर बैठना ही ज्यादा सुरक्षित है। तभी जियांग चेन के पास मौजूद उस खास मेटल की पट्टी को देखा जाता है। उसका साथी पूछता है कि इस जादुई धातु के टुकड़े पर आखिर क्या लिखा है। जियांग चेन बेहद गंभीर होकर कहता है कि इस पर एक अजीब जगह का पता लिखा है जो उत्तर की गहरी खाई के बिल्कुल नीचे पूरे 3,000 फीट की गहराई पर मौजूद है। उसका साथी हैरान होकर चिल्लाता है, क्या? खाई के भी नीचे? आखिर वहां क्या हो सकता है? जियांग चेन कहता है कि वहां नीचे कोई बहुत पुरानी चीज छिपी है, कोई ऐसी चीज जो इंसानी इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है और वह मुझे अपने पास बुला रही है। साथ ही पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वहां कुछ है। जियांग चेन समझाता है कि यहाँ की चट्टानों की परतों में इंसानी जादुई ऊर्जा के साफ निशान मिले हैं जो बहुत ज्यादा पुराने हैं, कम से कम 100 साल पुराने। यह कोई कुदरती दरार नहीं है, बल्कि इसे किसी ने अपने हाथों से बहुत गहराई तक खोदा है। उसका साथी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि 100 साल पहले गहरी खाई के नीचे इतनी बड़ी सुरंग किसने बनाई होगी। तभी जियांग चेन को समझ आता है कि जो इंसान 3 बड़े देशों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का हुनर चुरा सकता है, उसके लिए 3,000 फीट गहरा गड्ढा खोदना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। वह असल में 100 साल पहले वाले उसी रहस्यमयी चोर का ठिकाना था। जब वे और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक पुराना जादुई जाल मिलता है जो अब पूरी तरह टूट चुका था। देखकर लगता था कि दशकों से किसी ने इसकी देखभाल नहीं की थी। तभी साथी पूछता है कि क्या तुम्हें नीचे किसी चीज का एहसास हो रहा है? जियांग चेन अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, मुझे नीचे एक दिया जलता हुआ महसूस हो रहा है। साथी हैरान होता है, दिया? जियांग चेन कहता है कि हाँ, दिया बुझ चुका है, लेकिन उसकी बत्ती अब भी वहीं मौजूद है। इसके बाद जियांग चेन सरकारी एजेंसी त्यान्यान के उस निगरानी निशान को पूरी तरह नष्ट कर देता है। साथ ही डरते हुए कहता है कि तुमने सरकार के ट्रैकर को नष्ट कर दिया। जियांग चेन कहता है कि मैं सिर्फ इस निशान को ख़त्म नहीं कर रहा, बल्कि अपनी किस्मत का फैसला कर रहा हूँ। अचानक जियांग चेन को उस पुरानी जगह पर दीवारों पर लिखे कुछ रहस्यमयी शब्द दिखाई देते हैं। वह असल में 100 साल पहले के उस महाचोर का आखिरी संदेश था। उस संदेश में लिखा था कि जब सरकारी एजेंसी त्यान्यान ने मुझे तबाही का कारण बताया और दुनिया की 5 सबसे बड़ी ताकतों ने मुझे विलेन घोषित कर दिया, तो पूरी दुनिया के लिए मैं सिर्फ एक राक्षस बन गया। लेकिन सच तो यह है कि मैं उन 3 देशों के योद्धाओं की शक्तियां चुराना नहीं चाहता था। यह सब कुछ निगल जाने वाली ताकत यानी कैओस डिवोरर ने खुद किया था। वह शक्ति भूखे भेड़िए की तरह सब कुछ खाती जा रही थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। आगे लिखा था कि तीसरे साल तक मेरी यह चोरी करने की ताकत इतनी बढ़ गई कि मैं लोगों की जादुई शक्तियां, उनका शरीर, उनका खून और यहाँ तक कि उनकी किस्मत भी चुराने लगा। और फिर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं लोगों की उम्र,
उनकी यादें और उनके जज्बात भी चुरा सकता हूँ। एक बार मैंने अनजाने में एक आदमी का हाथ छू लिया और मैंने उसकी अपनी पत्नी के लिए बची सारी मोहब्बत चुरा ली। जब वो आदमी घर वापस गया और उसने अपनी पत्नी को देखा तो उसे कुछ याद ही नहीं आया। उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए कोई जज्बात नहीं बचे थे। वह संदेश एक खौफनाक चेतावनी में बदल जाता है, जहां लिखा था कि यह कैओस डिवोरर कोई गॉड गिफ्टेड हुनर नहीं है, बल्कि यह एक जानलेवा परजीवी है जो आपके शरीर के अंदर पलता है। यह लगातार बड़ा होता जाता है और आप जितनी बार चोरी करेंगे, यह आपकी हड्डियों और आपकी आत्मा के उतने ही अंदर धंसता चला जाएगा। आपको लगता है कि आप इस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में यह ताकत आपका इस्तेमाल कर रही है। जब सरकारी एजेंसी त्यानयान ने मुझे ढूंढा तो उन्होंने कहा कि वे इस ताकत को काबू करने में मेरी मदद करेंगे, लेकिन बदले में मुझे उनका गुलाम बनना होगा, और मैं मान गया। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि वे मेरी मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि मुझे एक जिंदा हथियार बना रहे थे। जब उन्होंने मुझे मारने के लिए घेरा तो 27 करोड़ लोग नहीं मरे थे, बल्कि मैंने अकेले अपने हाथों से उन 27 करोड़ लोगों की बलि चढ़ाई थी। असल में उस शैतानी ताकत ने मेरे हाथों से उन सब का कत्ल करवाया था। वह ताकत जितने लोगों को मारती, उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाती। मैं जितना उसे रोकना चाहता, वह उतनी ही ज्यादा पागल और एक्साइटेड हो जाती। आखिरकार थक हार कर मैं इस 3000 फीट गहरे गड्ढे में भाग आया और मैंने इसका मुख्य दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अपनी बची कुची चेतना के साथ मैं सिर्फ यही एक आखिरी काम कर सकता था। इस भूख की कोई सीमा नहीं है। मैंने दुनिया से बहुत कुछ चुराया और आखिर में इस ताकत ने मेरी खुद की सोचने समझने की शक्ति को ही चुरा लिया। अगर तुम आज दीवारों पर लिखे इन शब्दों को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो, और तुम भी इस खौफनाक अंजाम से कभी नहीं भाग पाओगे जब तक कि तुम चुराई हुई शक्तियों को वापस लौटाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेते। ये पूरा संदेश पढ़ने के बाद जियांग चेन और उसका साथी सन्न रह जाते हैं। साथी कांपती आवाज में कहता है कि तो इसका मतलब वह रहस्यमयी चोर सरकार के हाथों नहीं मरा था, ना ही वह अकेलेपन से मरा था। उसे तो उसकी इसी सब कुछ निगल जाने वाली ताकत ने अंदर से तोड़ दिया था। वह शक्ति उसकी हड्डियों के बीच इतनी ज्यादा फैल गई थी कि उसने उसे अंदर से एक एक इंच करके पूरी तरह फाड़ दिया था। साथी पूछता है कि वह यहाँ इस अंधेरे में कितनी सदियों तक बैठा रहा होगा। जियांग चेन कहता है कि इस जगह को सरकारी एजेंसी ने पूरे 20 साल पहले एक पूरी तरह प्रतिबंधित इलाका घोषित कर दिया था। तुम इसके अंदर आ तो गए हो, लेकिन कानूनन यहाँ किसी का भी आना सख्त मना है। साथी पूछता है कि क्या तुम अब सच में उस प्रतिबंधित दक्षिण के इलाके में जाने वाले हो? अगर तुम वहां गए तो शायद कभी वापस नहीं लौट पाओगे। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि सरकार ने उस जगह को बैन क्यों किया है? जियांग चेन अपनी मुट्ठियां भींचता है। उसकी आंखों में एक नई चमक और जिद साफ दिखाई देती है। वह गहरी सांस लेता है और कहता है, क्योंकि मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ उसी खतरनाक चिंछू यानी बैन इलाके में छुपा है, और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। हेलो भाई लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज की स्टोरी अभी सिर्फ यहीं तक पब्लिश हुई है। जैसे ही इसका अगला सीजन आएगा मैं तुरंत वीडियो लेकर आऊँगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने को मिलती रहे।